हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। दोस्तों, इसके पहले हमने जैन धर्म के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में हम मध्यकाल की कला के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने नेट के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आप अगर स्टडी करना चाहते हैं पूरा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैन धर्म के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मध्यकाल की कला। मध्यकाल की कला का जो समय है वो है 650 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक। मध्यकाल 6 शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। मध्यकाल मुगल साम्राज्य के साथ ही समाप्त हो गया था। दोस्तों, मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व उत्तर काल, जिसका जो समय था वो है 650 से 1000 ईस्वी। दूसरा जो काल है वो है उत्तर मध्यकाल। इसका समय है 1000 से 1550 ईस्वी तक। 7वीं शताब्दी के पश्चात भारत में भित्ति चित्रण परंपरा कमजोर पड़ गई, किंतु मध्य भारत, दक्षिण भारत में मूर्तिकला एवं मंदिर निर्माण कला की काफ़ी उन्नति हुई। दोस्तों, 18वीं शताब्दी तक आते आते चित्रकला की जो परंपरा थी, जो कि भित्ति चित्रण शैलियों में गिरावट आने लगी थी। इसके चिन्ह हमें सित्तनवासन, एलोरा के भित्ति चित्रण से दृष्टिगत होने लगते हैं। इस समय भित्तियों पर जो चित्रण हुए थे वे अधिकांशतः आक्रमण के कारण नष्ट हो चुके हैं। चित्रों के केवल कुछ अंश ही सित्तनवासन एवं एलोरा तथा कहीं कहीं पर दिखाई पड़ जाता है। नष्ट होती इस परंपरा को बचाने के लिए पोथी चित्रण की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई थी। अब हम आगे चलते हैं पूर्व मध्यकाल। इसका समय है 650 से लेकर 1000 ईस्वी तक। दोस्तों, इस काल में उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण कला के क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं हुई थी, जबकि दक्षिण भारत एवं पूर्वी भारत में शांति का माहौल होने के कारण वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला में प्रगति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्व मध्यकाल में कला की दृष्टि की एलोरा, एलिफेंटा, सित्तनवासन, चोलकता, पाल चित्रकला के अंतर्गत चित्रण एवं निर्माण हुआ था। दोस्तों, अब हम आते हैं पाल शैली की तरफ, जो कि पूर्व उत्तर काल के अंतर्गत आती है। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल प्राकृत से आरंभ हुई थी। भारत में लघु चित्रों का आरंभ प्रज्ञा पारमिता बौद्ध पांडुलिपि से हुई थी। अजंता की परंपरा विद्यमान है पाल शैली में। दोस्तों, पाल शैली के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे आप नोट कर लीजिएगा। भारत पे लघु चित्रों की शुरुआत जो हुई थी वो पाल शासक ने की थी। पहला पॉइंट है जो वो है चित्रकला। पाल शैली के अंतर्गत जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है चित्रकला। पूर्व मध्यकाल में पूर्वी भारत के बंगाल क्षेत्र में पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में चित्रण की एक नई परिपाटी का जन्म हुआ था, जो कि पोथी चित्रण के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 700 ईस्वी में की थी। अन्य शासकों में धर्मपाल 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी, देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक, महिपाल, रामपाल, विग्रहपाल तृतीय का शासनकाल पाल कला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल था, जबकि इस वंश का अंतिम मदनपाल था, जो कि बहुत ही कमज़ोर शासक था। इसके पश्चात सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने 12वीं शताब्दी में की थी। दोस्तों, पाल शैली के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
उसे आप नोट डाउन कर दीजिए। पोथी चित्रण का जो प्रारंभ हुआ था वो किस शैली में हुआ था? पाल शैली में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा था? तो पाल शैली को पूर्वी शैली लामा तारानाथ ने कहा था। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश की है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कई बार बोला गया है कि पाल चित्रकला किस प्रदेश की है, तो पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश की है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। अब हम बात करेंगे पाल शैली का नामकरण। फर्स्ट पॉइंट है इसका, पाल राजा बौद्ध धर्म के समर्थक थे तथा इस शैली की मूल भावना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अतः पाल वंश के नाम पर इस पोथी चित्रकला का नाम, जो कि बंगाल में उदित हुआ था, इसी का नाम पाल शैली पड़ा था। सेकंड पॉइंट है, 16वीं शताब्दी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पूर्वी शैली एवं नाग शैली कहा था। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलेन रूबिसो ने इसे विहार शैली कहा था। अब हम ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। सचित्र ग्रंथ, तो दोस्तों 24 ग्रंथ है इसमें। प्रथम चित्रित ग्रंथ है जिसकी रचना की थी नागार्जुन ने। राजा धर्मपाल के समय में चित्रित हुई थी ये, और ये कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। और ये पहली ग्रंथ है वो है अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। यह 8000 श्लोकों वाला यह महायान बौद्ध ग्रंथ है, जो कि प्रज्ञा की पारमिता का महत्व का वर्णन करता है। नेक्स्ट है बोधिचर्य वृत्त, और ये कहाँ है? बोस्टन संग्रहालय में। थर्ड है पंचरक्षण। अगला ग्रंथ है गदाव्यूह, जिसके रचयिता है लोरिक रंच कुल्लू। महामयूरी भारत कला भवन बनारस में है। साधन माला। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। पाल शैली में कुल 24 ग्रंथ चित्रित हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पाल शैली का जन्म जो हुआ था वो था 9वीं शताब्दी में। भारत में लघु चित्रों का आरंभ प्रज्ञा पारमिता में बौद्ध पांडुलिपि से हुआ है। पाल पोथी चित्रों का समय 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक है। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में जो कि रहते थे। पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र कुकीहार था। पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ था प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली में कुल 24 ग्रंथ चित्रित है, इसे मैंने आपको बता दिया है। पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर देवनागरी लिपि में आलेख मिलता है। दोस्तों जो दूसरा चित्रकार है वो है धीमान, वित्तपाल, जय, विजय, पराजय। पाल शैली में जो चित्रकार थे वो कौन कौन है? धीमान, वित्तपाल, जय, विजय, पराजय। और इनका क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र वो कौन कौन से थे? वो है बंगाल, नेपाल और बिहार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं पाल भित्ति चित्रण की तरफ। इसका फर्स्ट पॉइंट है धर्मपाल ने भागलपुर में बिहार गंगा नदी के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। सेकंड पॉइंट है धर्मपाल ने ही ओदांतपुरी, सोनपुरी बिहारों की वारेंद्र पश्चिम बंगाल में बनवाया था। थर्ड पॉइंट है 1974 ईस्वी में नालंदा के एक टीले की खुदाई में एक बौद्ध प्रार्थना भवन मिला, जिसमें कि 10वीं शताब्दी के चित्र मिले हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे पाल शैली की शैलीगत विशेषताएं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है पाल पोथियों के बीच में चौकोर या आयताकार स्थान छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है भगवान बुद्ध
या महायानी देवी देवताओं की आकृतियाँ चित्रित की जाती थी। थर्ड पॉइंट है, इन पोथियों को सुरक्षित बनाने के लिए इसके किनारों पर कास्ट कलफ पटर लगाए जाते थे जिनमें जातक कथाओं का वर्णन होता था। पाल पोथियाँ सिर्फ पाम लीफ अर्थात ताड़पत्र पर ही बनाई गई हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा, पाल पोथियाँ सिर्फ पाम लीफ अर्थात ताड़पत्र पर ही बनाई गई है जिनका माप प्राय 22 × 2 = 1/4 है अर्थात 22.25 इंच तथा 2.25 इंच चौड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में चित्रित पोथियों की संख्या लगभग 24 जिनमें अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता का चित्रण सबसे ज़्यादा बार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाल शैली की एक अन्य विशेषता है पटचित्रण। पटचित्रण कपड़े पर चित्रित होता है। एक नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पटचित्रण बौद्ध धर्म से संबंधित बंगाल व उड़ीसा में हुआ है जिनके विषय हैं बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों अब हम पाल शैली के चित्रों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है, मानव कृतियों में सवा चश्म चेहरों की अधिकता है। मुख अनुपात में नाक लंबी बनाई गई हैं। सेकंड पॉइंट है, रंगों में लाल, पीला, काला रंग ही प्रयुक्त हुए हैं। अन्य द्वितीयक रंगों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। थर्ड पॉइंट है, चित्रों में सुनहरे रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। पाल शैली की चित्रगत विशेषताओं में जो फोर्थ पॉइंट है, चित्रों की रक्षा के लिए उनके पटरे के पीछे लाख चढ़ी है। फिफ्थ पॉइंट है, पाल शैली की अधिकांश चित्रित पोथियाँ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में सुरक्षित हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, पाल शैली के चित्र देखने में रेखा चित्र लगते हैं पर हैं चित्र। सेवन्थ पॉइंट है, चित्रण तकनीकी अजंता तथा बाघ परंपरा के समान है किंतु चित्रों का निर्माण दृष्टांत लघु या छोटे चित्रों के रूप में है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पाल चित्रों में नाग शैली को अपनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन पाल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। थर्ड पॉइंट है, महायान प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की रचना नागार्जुन ने 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी में की। इसमें कुल 8000 श्लोक हैं। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। इस वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे, जिनमें गीत गोविंद के रचयिता जयदेव तथा पवन दूत के रचयिता धोवक महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त हलायुध एवं उमापतिधर नामक विद्वान इनके दरबार में थे। सेकंड जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है 1199 ईस्वी में तुर्की ने नालंदा पर आक्रमण किया, जिससे बौद्ध संस्कृति व कला को बहुत ही धक्का लगा। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, यह शैली प्रायः 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई थी। भारत के पूर्वी भाग, बंगाल, उड़ीसा, बिहार 12वीं शताब्दी तक चलती रही है। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है, धर्मपाल देवपाल महिपाल के समय में पाल कला की भारी उन्नति हुई थी, जिससे देवपाल का शासनकाल पाल कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाल कलाकारों को कांसे की मूर्तियां बनाने में महारत हासिल थी तथा पाल शैली की आकृतियां इन मूर्तियों पर आधारित हैं। छठवां पॉइंट है, पाल राजा माहिपाल ने धर्मराजिका स्तूप का पुनः जीर्णोद्धार करवाया तथा अन्य कई चैत्य का निर्माण भी करवाया है। सेवन्थ पॉइंट है, धीमान तथा वित्तपाल दोनों प्रमुखतः मूर्तिकार ही थे। दोस्तों इसके अलावा तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने धीमान तथा वित्तपाल को पाल शैली का संस्थापक माना है। एट्थ पॉइंट है, धर्मराजिका स्तूप का निर्माण मौर्य काल के शासक अशोक ने करवाया। इसका 718 बार जीर्णोद्धार हुआ है। दोस्तों इसके अलावा कर्नाटक के हसन जिले के
श्रवण बेलगोला में एक पहाड़ी की चोटी पर गंगमंत्री चामुंडराय द्वारा निर्मित गोमेश्वर की मूर्ति, जिसे भारत के 7 आश्चर्यों में से पहला माना गया है, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। अब हम आगे चलते हैं उत्तर मध्यकाल की तरफ। उत्तर मध्यकाल का जो समय है वो है 1000 से लेकर 1550 ईस्वी तक। दोस्तों, इसमें अपभ्रंश शैली और जैन शैली है। अपभ्रंश शैली में चित्रों में गिरावट के कारण इसका नाम अपभ्रंश शैली पड़ा है। दोस्तों, अपभ्रंश शैली में जो चित्रण हुए थे वो राजपूत काल एवं सल्तनत काल दोनों में हुआ माना जाता है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अपभ्रंश शैली में जो चित्रण हुए थे वो राजपूत काल एवं सल्तनत काल दोनों में हुआ माना जाता है। सेकंड पॉइंट है अपभ्रंश शैली के गिरावट के चिन्ह एलोरा, सित्तनवासन, तिरुमलई के अंतिम दौर के चित्रों से प्रकट होने लगता है, जैसे कि गाल से बाहर नाक, एक आंख का कुछ चेहरों से बाहर निकला हुआ तथा अंगों में तीखापन अर्थात कोणिता आना। थर्ड पॉइंट है उत्तर प्रदेश के ललितपुर मेहरौनी से 60 किलोमीटर दूर मदनपुर की अल्लाउद्दीन की छोटी कचहरी विष्णु मंदिर में 12वीं शताब्दी के अंतिम तृतीयांश के बने चित्र अपभ्रंश शैली के ही हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ के चित्रों में भी एलोरा के अंतिम समय के चित्रों के समान गिरावट मिलती है। इसे विष्णु मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर चंदेल राजा मदन वर्मा ने बनवाया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम शैली का नामकरण व खोज के बारे में बात करेंगे। इस चित्र परिपाटी की खोज का उल्लेख 1931 ईस्वी में वार्लिन के वोतकर कुंडे संग्रहालय कल्पसूत्र वाली प्रति पर श्री हरमैन का नाम है। सेकंड पॉइंट है बहुत से विद्वानों ने खोज की, जिनके नाम है आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, मोती चंद खचाजी आदि हैं। थर्ड पॉइंट है जैन ग्रंथों पर बने चित्रों के कारण इस शैली को जैन शैली के नाम से भी जाना जाता है। चौथा पॉइंट है बहुत से विद्वानों ने गुजरात में इस शैली का निजी रोपण होने के कारण इसे गुजरात शैली या गुजेर शैली कहा है। दोस्तों, गुजेर शैली वाला नाम NC मेहता ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा पॉइंट है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी एवं लामा तारानाथ ने इसे पश्चिमी भारतीय शैली कहा है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात, राजस्थान में विकसित है। सिक्स्थ पॉइंट है वास्तव में इस गिरावट वाली शैली भारत में के लगभग समूचे सभी भाग में व्याप्त हो गई थी, इसलिए एक क्षेत्र विशेष के आधार पर ही या धर्म के आधार पर इसका नाम नहीं दिया जा सकता था। राय कृष्णदास इस संपूर्ण गिरावट वाली शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिए थे। सातवां पॉइंट है भारतीय साहित्य में यह काल प्राकृत भाषाओं की रचना का काल माना जाता है। दोस्तों, शैली के नामकरण व खोज में जो 8वां पॉइंट है वो है साहित्य के क्षेत्र में इस समय को वीर गाथा या चरण काल कहा जाता है। 9वां पॉइंट है इसे साहित्य शैली या सुलीपी शैली कहा जाता है। सुलीप का मतलब है सुलेखन शैली कहा जाता है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। जैन धर्म की सर्वप्रथम पुस्तक है कल्पसूत्र। सेकंड जो है वो है जैन शैली की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है मौहरनी युक्त वृत्ति। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जैन चित्रकला लघु चित्रकला कहलाती है। अपभ्रंश शैली के अंग प्रव्यंग बने हैं, स्थिर और जकड़े हुए हैं। इसके अलावा पतली आँख अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम कागज पर बनी हैं। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम अपभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। इस चित्र शैली की 2 चित्रण विधियाँ उपलब्ध है, जिसमें कि पहला है ताड़पत्रीय ग्रंथ चित्रित ग्रंथ, जिसे कि पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसका जो समय है वो है 1060 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक। दूसरा जो
विधि है वो है कागज वाले ग्रंथ चित्र, जिसे कि पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। इसका जो समय है वो है 1350 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक। दोस्तों एक नोट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश शैली में कपड़े, पटरे, हाथी दांत, लिपटवा स्क्रॉल पर चित्रण हुए हैं। ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ, जिसका जो समय है वो है 1060 से लेकर 1450 ईस्वी तक। दोस्तों अब इसमें पहला पॉइंट है वो है कागज के आविष्कार से पहले ताड़पत्र पर ही लिखकर व चित्रित करके ग्रंथ तैयार किए जाते थे। सेकंड पॉइंट है ताड़पत्र पर इस शैली की सबसे पुरानी ज्ञात चित्रित कृति है अवधर नियुक्त वृंत, जिसका समय है 1060 ईस्वी। तीसरा पॉइंट है 1100 ईस्वी में चित्रित ग्रंथ निशीथ चूर्णी को द्वितीय चित्रित ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों अब हम अन्य ग्रंथों को बात करेंगे, अन्य ग्रंथों के बारे में बात करेंगे जो कि ताड़पत्रीय चित्रित है, जिसमें पहला है महावीर चरित्र, दूसरा है अंगसूत्र, तीसरा नेमिनाथ चरित्र, चौथा निषष्टि शाला का पुरुष, जिसमें कि 63 साल का पुरुष का वर्णन है, मतलब कि 63 साल के पुरुष का वर्णन है। पांचवा पॉइंट है कथा रत्न सागर। छठवां जो ग्रंथ है वो है कल्काचार्य कथा। सातवां है 14वीं सदी का कल्पसूत्र। आठवां है समहाइक्षा कहा। अब नोट कुछ लिख लीजिएगा दोस्तों। अहमदाबाद के साराभाई नवाब के संग्रह में संग्रहित 14वीं शताब्दी की कल्पसूत्र वाली कृति पर आधारित प्रथम बार स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ था। दूसरा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट वो है कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में हुआ है। इस शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का अस्वाभाविक है। इसके अलावा जो नोट है वो है अहमदाबाद के साराभाई नवाब के संग्रह में संग्रहित 14वीं सदी की कल्पसूत्र वाली कृति पर आधारित प्रथम बार स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों की विशेषताएं। ताड़पत्रीय ग्रंथों के चित्रों का विषय है जैन धर्म से संबंधित। सेकंड पॉइंट है मानव कृतियों के कंधे अधिक चौड़े बनाए गए हैं, उनके पेट पतले व कमजोर बनाए गए हैं। थर्ड पॉइंट है चित्रों के संयोजन में आकृतियों की भीड़ भाड़ नहीं बनी है। चौथा पॉइंट है छिद्र रेखा व वास्तु रेखा का अंकन नहीं हुआ है। दोस्तों अब हम कागज वाले ग्रंथ चित्रों के बारे में बात करेंगे। भारत में कागज की खोज 1350 ईस्वी या फिर 14वीं शताब्दी से मानी जाती है। सेकंड पॉइंट है नीले रंग व रजत रंगों का प्रयोग इन ग्रंथों में खुलकर होने लगा था। थर्ड पॉइंट है कागज पर लिखी प्रथम प्रमाणित कृति कल्पसूत्र है, जो कि 1380 ईस्वी का है, लेकिन बहुत से विद्वान 1156 की ध्वन्य लोक को कागज पर चित्रित ग्रंथ मानते हैं, लेकिन कागज की व्याख्या करने के पश्चात ध्वन्य लोक को कागज की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। कागज वाले अन्य ग्रंथों के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें पहला है सुपासन्हा चरितम, जिसकी रचना लक्ष्मण मणिक ने की थी 1423 में। दूसरा ग्रंथ है लॉर्ड चंदा, मुल्ला दाऊद फरोज शाह तुगलक ने किया था इसकी रचना। तीसरा ग्रंथ है ज्ञानार्णव। चौथा है बसंत विलास, जिसकी रचना बालचंद्र सूरी ने 1451 में की थी। पांचवा ग्रंथ है पांडव चरित। छठवां है बाल गोपाल स्तुति। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड चंदा मुल्ला दाऊद फरोज शाह तुगलक की रचना है। यह अवधी भाषा में है। इसका एक अन्य नाम है जो है चंदायान है। यह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1370 में लिखी गई थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 1465 ईस्वी में कल्पसूत्र, जो कि साराभाई मणिकलाल को मिला था, वह सबसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा है।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कपड़े पर निर्मित वसंत विलास कलाकृति है, जिसके रचयिता श्री मेहता को गुजरात से मिली थी। यह लिपिकाल 1451 ईस्वी में लिखी गई थी। वसंत विलास में 79 चित्र हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है पटचित्रों का निर्माण में गौड़ शैली को अपनाया गया है। दोस्तों, अब हम कागज वाले चित्रित ग्रंथ की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, चित्र के पीछे वास्तु एवं वृक्ष आदि के अंकन में अधिकता आ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांशतः चित्रों में आँखों को चेहरे की सीमा रेखा से बाहर बनाया गया है। तीसरा पॉइंट है, पीले रंग के स्थान पर स्वर्ण रंग व लाल रंगों के स्थान पर नीला रंग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, अब हम अपभ्रंश शैलीगत विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें मोती चंद ने कलानिधि पत्रिका में अपभ्रंश शैली की 12 विशेषताएं बताई हैं। पहला है खाली जगह में निकली आँख। दूसरा, परवल के आकार की आँखें और स्त्रियों के कर्णस्पर्शी नेत्र। तीसरा है नुकीली नाक। चौथा है दोहरी ठुड्डी। पांचवा है मुड़े हुए हाथ व ऐठी हुई अंगुलियां। छठवा है अप्राकृतिक रूप से उभरा हुआ सीना। सातवां जो पॉइंट है वो है खिलौने जैसे पशु पक्षी। आठवां पॉइंट है कमजोर लिखाई या रेखाएं। नौवां पॉइंट है प्राकृतिक दृश्यों की कमी। 10वां पॉइंट है धरातल पर अनेक दृश्यों का अंकन। 11वां पॉइंट है 15वीं शताब्दी में अंतिम चरण में 16वीं शताब्दी तक हाथियों का अलंकरण। 12वां जो पॉइंट है वो है चटक रंगों जैसे कि स्वर्ण या रजत रंगों का प्रयोग होना। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषताओं की तरफ, जिसमें पहला पॉइंट है प्रायः सभी चेहरे सवा चश्म हैं। दूसरा पॉइंट है सीमा रेखा काली स्याही से बने हैं। तीसरा पॉइंट है चित्रांकन बहुत शीघ्रता अर्थात जल्दबाजी से किया गया है। चौथा पॉइंट है रेखाएं वर्तुलाकार के स्थान पर कोणात्मक भाव उत्पन्न करता है। पांचवा पॉइंट है रेखाएं लगभग बराबर मोटाई की बनाई गई हैं। छठवां पॉइंट है पृष्ठभूमि में लाल रंग का सपाट प्रयोग किया गया है। सातवां पॉइंट है महावीर की आकृतियों में पीला व पार्श्वनाथ की आकृतियों में नीला तथा नौमीनाथ की आकृतियों में काला और ऋषभदेव की आकृतियों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ है। आठवां पॉइंट आलेख्य के स्थान लघु व सीमांकित हैं। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है अपभ्रंश शैली में मुख्यतः जैन धर्म ग्रंथों का चित्रण है। बसंत विलास कुंडली, जो कि कालिदास के ऋतु संहार नाटक पर आधारित है, इनके चित्रण 79 चित्र अहमदाबाद संग्रहालय में संग्रहित हैं। तीसरा पॉइंट है जैन धर्म के दोनों शाखाओं श्वेतांबर व दिगंबर दो प्रकार के ग्रंथों पर चित्रण हुआ है। सर्वाधिक चित्रण श्वेतांबर ग्रंथों पर हुआ है। चौथा पॉइंट है सर्वाधिक चित्रण कल्पसूत्र का हुआ है। कल्पसूत्र में जैन धर्म के तीर्थंकरों का वर्णन हुआ है। पांचवा पॉइंट है बड़ौदा के जैन ग्रंथ भंडार में 16 देवियों तथा यक्षों के चित्र संग्रहित हैं। छठवां पॉइंट है इस शैली के अनेक चित्र पाटन संग्रहालय, अहमदाबाद खंभात संग्रहालय तथा बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित हैं। सातवां पॉइंट है बंगाल के नीलमणि दास, बल्लभ दास और गोपाल दास इन चित्रण विधा में मध्यकालीन पटचित्र में अधिक पारंगत थे। आठवां पॉइंट है अपभ्रंश शैली में कल्पसूत्र का सर्वाधिक बार चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर चित्रकल्प सूत्र सचित्र पुस्तक में चित्रित हैं। दूसरा पॉइंट है सीयू की नामक ग्रंथ हेन सॉन्ग ने लिखी थी। तीसरा पॉइंट है भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग जैन शैली में हुआ था।
चौथा पॉइंट है, जैन शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो है वो है निशीथ चूर्णी, जो कि जिनदास गढ़ी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ का निर्माण सिद्धराज जयसिंह के समय 1100 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, 63 साल का पुरुष चरित के रचयिता है हेमचंद्राचार्य। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा जैन शैली के चित्रों में प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशीथ चूर्णी, कथा साहित्य सागर ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं। कल्पसूत्र के जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के समय में चित्रित प्रति स्वर्ण अक्षरों में लिखित है, जो कि 1664 ईस्वी के प्रति, जो कि बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन शैली की खोज डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट का मध्यकाल की कला का टॉपिक है, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है।